बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 20। ठीक है, चलो ठीक है। हम लोग जैसा कि आप लोगों को बोले थे कि याद है आप लोगों को कि एक टॉपिक बताए थे, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किए थे, उसके बाहर किसी पॉइंट पे और उसके अंदर किसी पॉइंट पे। क्लियर है बात? अब ये बताओ, क्या जरूरी है कि हमेशा जो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल कैलकुलेट करें, अगर हमारे पास स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, तो कोई जरूरी है कि हमेशा जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? ये कोई जरूरी नहीं है। मे बी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और मे बी चार्ज जो है वो क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। तो हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाले थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाले थे। लेकिन अगर एज्यूम करो, अगर ये एज्यूम करके चलो कि हमारे पास जो चार्ज सीट है या स्फीयर है वो अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्लियर बात? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर क्या है? ऐसे एक सॉलिड स्फीयर है, चलो सॉलिड स्फीयर, इस पे क्या है, हमारा एक चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या एज्यूम करके चलेंगे कि जो हमारा स्फीयर है वो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो एज्यूम करो कि इस पे प्लस क्यू चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पे जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्मली, या ये एज्यूम कर लो कि इफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इफ वॉल्यूम चार्ज density of a sphere is rho is equal to rho naught into r। चलो लिख देते हैं, कोई एक जनरल टर्म लिख दिए, रो इज इक्वल टू क्या, रो नॉट इंटू आर। और आर क्या है, डिस्टेंस है, कहां से, सेंटर से। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो हमको क्या दिया है, इफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर रो इज इक्वल टू कितना, रो नॉट इंटू आर, देन फाइंड, then calculate electric field and potential, electric field and potential at any point inside the sphere। देखो आउटसाइड क्यों नहीं बोले हैं, क्योंकि आउटसाइड हमारा फील्ड और पोटेंशियल दोनों क्या होता, सेम होता। किसकी तरह बिहेव करता, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता। तो इसीलिए बाहर निकालने की जरूरत नहीं, हम लोग बार बार निकाल के देख चुके हैं। हमको क्या बोला है, हमको एक स्फीयर दिया है जिसका रेडियस एज्यूम कर लो कैपिटल आर है। अब इस पे क्या है, इस पे चार्ज जो क्यू है, या फिर हम इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो हमको कितना दिया है, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू आर। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे ये बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालिए। कहां पे, इसके अंदर कोई जनरल पॉइंट पी है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, यही कैलकुलेट करना है। जैसे हम लोग कैलकुलेट किए थे गॉस लॉ का यूज करके, वैसे ही यहां पे कैलकुलेट करेंगे। बस खुद से ट्राई करो, वीडियो को रोको, खुद से अटेम्प्ट करो और बनना चाहिए, इजीली बनेगा। जल्दी से बनाओ। चलो डन, आई थिंक बनाए हम लोग। चलिए हम लोग एज्यूम करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। मिटा दे, चलो इधर मिटा देते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों कि हम लोग अगर
जब भी किसी कंटिन्यूअस बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। किसके लिए, इस सॉलिड स्फीयर के लिए। आइए बताओ, हम लोग निकाले थे अभी जो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉलिड स्फीयर था, अगर उसके लिए हमको फील्ड निकालना था तो किसका यूज करके निकाले थे, गॉस लॉ का यूज करके। अब बार बार बता रहे हैं, जब भी गॉस लॉ का यूज करना होगा या गॉस लॉ का अप्लाई करना होगा तो कैसे अप्लाई करना है, फ्लक्स लिखना है। फ्लक्स कितने मेथड से, दो मेथड से, एक किसका यूज करके, एक बेसिकली डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स का यूज करके और एक गॉस लॉ का यूज करके। ये दोनों मेथड का यूज करके हम लोग फ्लक्स लिखेंगे और दोनों फ्लक्स को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। अगर दोनों फ्लक्स को इक्वेट करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर बात। चलिए हम लोग तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक इमेजिनरी क्या कर लो, एक गॉसियन सरफेस ले लो। अब यहाँ पे अगर हम गॉसियन सरफेस लें, ये मान लो क्या है हमारे पास, स्फीयर हो गया, ठीक है। इसके अंदर कुछ चार्ज होगा, जो भी कुछ होगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमको फील्ड लेना है वो फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। बताए थे यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा रेडियली आउटवर्ड हो गया। ऐसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है बाहर की तरफ। तो अगर हम लिखे डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिख सकते हैं हम लोग, क्या होगा बताइए। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट कितना डी एस। और बार बार ई और डी एस के बीच का एंगल नहीं बताएंगे, ये हम लोग 10वीं बार लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो ये डी एस क्या हो गया, ये हमारा डी एस क्या हो जाएगा, छोटा सा एरिया। इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इसके बाहर, क्या कि क्लोज सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा डी फाई वो कितना हो जाएगा, ई डी एस इंटू क्या, कॉस 0 डिग्री। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो गया, फाई। ई कांस्टेंट है, कहीं कि रेडियस यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, ई कांस्टेंट और डी एस का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एस। एज्यूम कर लो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे हम रेडियस एज्यूम किए, ये स्फीयर एज्यूम किए हैं, यानी कि आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, वहां पे हमको फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे इसका एरिया लिख सकते हैं, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई क्या, आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। यानी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख दिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखे किसका यूज करके, हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म का या मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करके। अब बेसिकली हमको क्या लिखना है, अब हमको फ्लक्स लिखना है किसका यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। क्या बोलेगा बुआ गॉस लॉ से, बताइए आप लोग। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, इस सरफेस से, इस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताओ, क्या हमको इसके अंदर कितना चार्ज है ये पता है, इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, ये छोटा सा स्फीयर जो गॉसियन सरफेस हम लोग सेलेक्ट किए हैं उसके अंदर कितना चार्ज है, ये हमको पता है, ये हमको पता बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या करना होगा, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे या कैसे पता चलेगा चार्ज के बारे में। हम लोग क्या करते थे, अभी तक अगर हमको कहीं पे लिखना होता था, अगर किसी भी पॉइंट पे या किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी वॉल्यूम से हमको चार्ज लिखना होता था, तो हम लोग क्या करते थे कि इसकी हमको क्या दी हुई है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में चार्ज दिया हुआ है, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, रो इज इक्वल टू कितना दिया है, रो नॉट इंटू आर। तो क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा चार्ज गलत आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जो चार्ज है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्ट यहाँ पे इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम लेंगे तो उससे चार्ज कुछ अलग होगा, इससे बड़ा लेंगे तो उससे चार्ज कुछ अलग होगा, यानी कि यूनिफॉर्म रेट से नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते हैं।
तो फिर करना क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एज्यूम करेंगे सबसे पहले कि ये हमारा क्या था, ये हमारा सॉलिड स्फीयर था, ऐसे जो भी था। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे कोई जनरल डिस्टेंस एज्यूम कर लो कि एक छोटा सा डिस्टेंस x पे, एक छोटे डिस्टेंस x पे एक हम क्या ले लेंगे, एक हम लोग सेल या हॉलो स्फीयर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हॉलो स्फीयर, एक छोटा सा हॉलो स्फीयर सेलेक्ट कर लो जिसका थिकनेस कितना दिया हुआ है, ये जो हॉलो स्फीयर है, अरे यार ये हॉलो स्फीयर, ये जो हॉलो स्फीयर है इसका थिकनेस कितना दिया है dx, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे। हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि इस हॉलो स्फीयर पे कितना चार्ज है dq, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड एज्यूम कर लो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ अगर यहाँ से हम लोग लिखना चाहते हैं कि इस हॉलो स्फीयर पे जो हम सेल एज्यूम किए हैं, इस सेल का चार्ज लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इस सेल का चार्ज क्या लिखेंगे, नाउ dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज दिया हुआ है, रो इक्वल टू कितना दिया है, चलो रो, अब मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा, एज्यूम कर लो छोटा सा वॉल्यूम कितना हो जाएगा dv। अब ये बताओ क्या हम जानते हैं हॉलो स्फीयर के पास वॉल्यूम होता है, नहीं होता है, तो हम लोग कैसे लिखते थे, याद है, बार बार लिखे हम लोग, क्या करेंगे, इसका एरिया लिखेंगे सरफेस एरिया, और उसके से क्या कर देंगे, इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका छोटा सा वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो हमारा dq इज इक्वल टू रो का वैल्यू कितना हो गया, रो नॉट इंटू क्या आर, रो नॉट इंटू आर, लेकिन कितना लेंथ पे है, x लेंथ पे, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई dv कितना हो जाएगा 4 पाई, कितना आर स्क्वायर होता है तो 4 पाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा उसका थिकनेस dx। अब यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ क्यू मिल जाएगा, इंटीग्रेट कर दो यहाँ से, dq का इंटीग्रेशन कितना हो गया q, तो चलो हम लोग dq का इंटीग्रेशन लिख दिए, q इज इक्वल टू क्या क्या कांस्टेंट है, रो नॉट इंटू 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया एक्स क्यू इंटू कितना dx, कहां से कहां तक, जीरो से लेके r डिस्टेंस तक। हमको यहाँ पे कोई एक पॉइंट था p जो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे था, स्मॉल r डिस्टेंस पे, तो जीरो से लेके कहां तक, चार्ज कहां से कहां निकालना है, जीरो से लेकर के ये वाला रेडियस के अंदर, इसके अंदर, तो जीरो से लेके कहां तक, r तक। अब इंटीग्रेट करो तो यहाँ से चार्ज q का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो इंटू 4 पाई, रो इज इक्वल टू कितना हो गया, रो नॉट इंटू 4 पाई एक्स के पावर कितना 4 डिवाइडेड बाई क्या 4, कहां से कहां तक, जीरो से लेके कहां तक, r तक। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो q इज इक्वल टू कितना हो गया, रो नॉट इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू क्या हो जाएगा r टू द पावर 4 माइनस 0, 4 से 4 कैंसिल, यानी q का वैल्यू कितना हो गया, रो नॉट पाई इंटू r के पावर कितना 4। ये हमारा चार्ज हुआ किसके अंदर, ये चार्ज इनक्लोज। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से फ्लक्स लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड से फ्लक्स क्या हो जाएगा, हमारा जो टोटल फ्लक्स है फाई टोटल कितना हो जाएगा, रो नॉट इंटू पाई आर के पावर कितना 4 डिवाइडेड बाई क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा टोटल फ्लक्स। अब यहाँ से टोटल फ्लक्स लिखो, कहाँ से 1 से, अब क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम 1 लिखिए यहाँ से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम 1, नाउ फ्रॉम 1 क्या लिखेंगे बुआ, कैसे लिखेंगे, यहाँ से फ्लक्स, टोटल फ्लक्स का वैल्यू कितना है, ई इंटू क्या 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो नॉट इंटू कितना पाई आर के पावर क्या 4 डिवाइडेड बाई क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से ये क्या होगा आर स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा रो नॉट इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 4 एप्सिलॉन। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन यूनिफॉर्मली। अब देखो यहाँ पे जो रो का वैल्यू दिया है रो इंटू आर, ये रो इंटू आर ना देकर कितना दे सकता है 2x दे सकता है, 3x दे सकता है, 4x दे सकता है। तो यहाँ पे जो भी रो अगर कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट हमारा फॉर्म ये हम लोग याद कर सकते हैं। देखो इसको याद नहीं करना है, इस प्रोसेस को देखो कि ये बेसिकली बनेगा कैसे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर बात।
ये हम लोग क्या निकाल दिए, ये हम लोग फील्ड निकाल दिए। क्या हम लोग यहाँ से पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से इजीली हम लोग पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे? वी नो दैट, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? वी नो दैट dv इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस ई डॉट डी आर। अब dv डायरेक्ट बार बार लिख रहे हैं, ई और डी आर के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो ई का वैल्यू कितना? माइनस रो नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? 4 इंटू एप्स नॉट इंटू क्या लिखेंगे? डी आर। इंटीग्रेशन हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके, या फिर किसी कहाँ से कहाँ तक? आर से लेके आर तक, जहाँ से जहाँ निकालना है। हम लोग कहाँ से कहाँ निकालेंगे? देखो बार बार बता रहे हैं, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा हमारा? इसका शार्पनेस चेंज होगा। तो हम लोग इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करते हैं? इस सरफेस से लेकर कैपिटल आर से लेकर कहाँ तक? स्मॉल आर तक। तो मान लो कैपिटल आर पे पोटेंशियल है वी, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? V1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? कैपिटल आर से लेकर के कहाँ तक? स्मॉल आर तक। अब इसको इंटीग्रेट कर देना, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? V का आंसर। हम जानते हैं V का वैल्यू कितना होगा? वही पोटेंशियल जो इसके सरफेस पे होगा। हमको सरफेस पे इसका पोटेंशियल पता है, जो जस्ट इसके बाहर होगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं? यहाँ से पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे हो जाएगा ना यहाँ इंटीग्रेट करके, जैसा हम लोग एज इट इज किए हैं पहले क्वेश्चन में। यहाँ से रो नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई को बाहर निकालो। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? आर के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, अगर माइनस नहीं है तो कैपिटल आर माइनस क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से वी नोट क्या हो जाएगा? यहाँ पे जाकर प्लस हो जाएगा, तो के क्यू बाई आर। तो वहाँ से क्या हो जाएगा? वी नोट का वैल्यू आ जाएगा, V1 का वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेट कर दे कि हो जाएगा। आई थिंक हो जाना चाहिए, हो जाएगा ना? और आने दें। देखो बाबू, अगर ऐसा आता है, अगर जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग इजीली ऐसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्म पता होना चाहिए। जब कभी भी अगर गॉस लॉ को अप्लाई करके हमको क्वेश्चन बनाना होगा तो हमेशा क्या लिखेंगे? फ्लक्स लिखेंगे। एक बार कौन से मेथड से? एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनीशन से, एक बार गॉस लॉ का के डिफिनीशन से। दोनों को से फ्लक्स कैलकुलेट करो, दोनों फ्लक्स को इक्वेट करो। अगर दोनों फ्लक्स को इक्वेट करोगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा? वहां से हमको इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो। तो अगर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा तो हमको क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। क्लियर बात? चलो लिखो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। जल्दी से लिखो। डन, रब कर दे। चलिए रब कर दिए। चलो वो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन है, आई थिंक IIT शायद 2016 का क्वेश्चन है मे बी। बोला क्या है कि हमारे पास दो कंसेंट्रिक सेल्स है। ऐसे ऑप्शन तो याद ही नहीं है। ये दो कंसेंट्रिक सेल्स है, इसका रेडियस कितना है? A, और इसका रेडियस कितना दिया है? B। और बोला है कि सेल के बीच में, बीच का जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो क्या बोला है कि इफ, क्वेश्चन है, इफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी between the cells is रो इज इक्वल टू कितना दिया है? A डिवाइडेड बाई R। ठीक है, कूलम्ब पर मीटर क्यूब ये दिया है। रो इज इक्वल टू कितना? A डिवाइडेड बाई R। देन सेल इज इतना, एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates, between the cells, electric field between the cells are constant, between the cells are constant,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमसे क्या बोला है कि अगर इस रीजन में ए से बी के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वैल्यू हमसे दिया है कि कांस्टेंट है, एज्यूम करके चलना है कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट दिया हुआ है, तो बताना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, IIT सेट 2016 का क्वेश्चन है, हमको ऑप्शन जहां तक याद है चलो लिख देते हैं। पहला क्या है, Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। दूसरा कितना दिया है, Q डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। तीसरा कितना दिया है, Q इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना पाई। और डी क्या है, नन ऑफ दीज। ठीक है, मे बी ऐसा ये आंसर नहीं था, बेसिकली ऑप्शन नहीं था, हो सकता है कि ये इसमें से भी ऑप्शन हो सकता है याद नहीं था, इसीलिए उन्होंने क्या दे दिए, नन ऑफ दीज दे दिए। ठीक है, आंसर आ जाएगा लास्ट टाइम। चलो तुम लोग वीडियो को रोको और अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन एक बार और बता दें, हमारे पास क्या है, दो कंसेंट्रिक सेल्स है। ठीक है, एक का रेडियस है ए और दूसरा का रेडियस है बी, दोनों कंसेंट्रिक है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। अब क्या दिया हुआ है कि इस दोनों के गैप में जो कंसेंट्रिक सेल्स है, इस गैप के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर चार्ज को हम लोग चार्ज रख देते हैं। और ऐसे रखा गया है कि चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कैसे है, जो चार्ज डेंसिटी है ए डिवाइडेड बाई आर है, रो इज इक्वल टू ए बाई आर है। यहाँ पे आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे लिखना जरूरी है या समझना जरूरी है कि आर जो है वो क्या है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमसे क्या बोला है कि अगर इस सेल के बीच के किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि ए का वैल्यू बताइए, इसमें ए का वैल्यू क्या होगा। चलो बनेगा। अभी जो हम लोग प्रूफ कराए हैं, जो नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के केस के लिए था, बेसिकली उसी टाइप का है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, निकालो, मजा आएगा निकाल के। मिटा दे, चलो बनाते हैं। देखो है क्या, हमको बेसिकली क्या निकालना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है दोनों के रीजन के बीच किसी पॉइंट पे। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इस दोनों सेल के बीच में कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उसमें जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको एज इट इज रखेंगे, जो वेरिएबल टर्म होगा उसको जीरो कर देंगे। अगर वेरिएबल टर्म को जीरो कर देंगे तो वेरिएबल बचेगा ही नहीं, और वेरिएबल बचेगा नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर बात, यानी कि हमको क्या करना है, हमको इस सेल के बीच में कोई एक पॉइंट लेना है P, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी एक्सप्रेशन आए उसमें कांस्टेंट टर्म को रहने देना है, और जो भी वेरिएबल टर्म है उसको कितना कर दो, उसको जीरो कर दो। अगर वेरिएबल टर्म को हम लोग जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करो, अब ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो बार बार बता रहे हैं कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कब वैलिड होगा, जब क्लोज सरफेस होगा। और जब भी गॉस लॉ का एप्लीकेशन होगा, अगर हमको फील्ड निकालना है तो क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है। कितना मेथड से, दो मेथड से। ठीक है, एक बार गॉस लॉ का यूज करके और एक बार फ्लक्स का मैथमेटिकल डिफिनेशन का यूज करके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लो कि एक हमारे पास ऐसे एक सेल हो गया। ठीक है, इससे फ्लक्स लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, नाउ वी नो दैट, क्या हो जाएगा वो बताओ, डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डॉट कितना, डी एस। लिख सकते हैं, बार बार वही लिख रहे हैं कि डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी एस इंटू कितना, cos 0 डिग्री। इंटीग्रेट कर दो, डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई कांस्टेंट रहेगा बाहर निकल जाएगा, डी फाई का डी एस का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एस। अब मान लो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ से फाई का वैल्यू कितना लिख देंगे, ई इंटू कितना हो जाएगा, 4 पाई क्या, आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1।
एक मेथड से हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर लिए। क्लियर बात। अब हमको क्या लिखना है, अब हमको सेकंड मेथड से फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। किसका यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके। बार बार बता रहे हैं कि जो सेकंड मेथड है वो हमारा क्या होगा, सेकंड मेथड हमारा गॉस लॉ होगा। तो अब क्या लिखेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्या, गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बात ध्यान से, फिर यहाँ पे जो हमारा चार्ज डेंसिटी है वो रो का वैल्यू कितना दिया है, रो दिया है a डिवाइडेड बाई आर। फिर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। ये किसका केस है, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का केस है, यानी कि चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्म रूप से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमको क्या करना होगा, हमको फिर यहाँ पे डायरेक्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। फिर क्या करेंगे, जब भी नॉन यूनिफॉर्म का केस होगा फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। एज्यूम कर लो यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा सेल है, एक छोटा सा सेल जिसका रेडियस कितना है, वही रेडियस एज्यूम कर लो आर है, और थिकनेस कितना है, थिकनेस इसका डी आर है। तो क्या लिखेंगे, नाउ यहाँ पे लिखो, आगे क्या लिख सकते हैं, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ चार्ज थ्रू चार्ज ऑन द एलिमेंटल, चार्ज ऑन द एलिमेंटल सेल, एलिमेंटल सेल पे चार्ज। एज्यूम कर लो कितना चार्ज है, डी क्यू। डी क्यू कितना हो जाएगा, रो इनटू क्या लिख देंगे, वॉल्यूम। और वॉल्यूम एज्यूम कर लो इसका कितना है, डीवी। फिर वॉल्यूम लिखना है, तो वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, अभी बताएं कि हमारे पास सेल है तो सेल का सरफेस एरिया लिखेंगे, हम उस किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसका थिकनेस कितना दिया है, dx दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि डी क्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू इजिकल टू हो जाएगा a डिवाइडेड बाई आर इंटू कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, डी आर। तो यहाँ से एक आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी कि इंटीग्रेट कर दो डी क्यू को। तो यहाँ से डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से देखिए हम लोग, डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो गया, क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्यू ए इंटू 4 पाई, यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर, आर इंटू डी आर। कहां से कहां तक, आर डी आर। ये जो चेंज हो रहा है चार्ज कहां से कहां तक, ए से लेके कहां तक, आर तक। तो कहां से ले लो, ए से लेके कहां तक हमको निकालना है, आर तक। तो यहां से क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई ए इंटू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक, ए से लेके आर तक। ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर 2 हो गया। तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई ए इंटू कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस कितना हो गया, ए स्क्वायर। ये हम लोग क्या निकाल दिए, चार्ज। तो यहाँ से हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या था, सेकेंड। फ्लक्स लिख दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड से क्या हो जाएगा, हमारा जो टोटल फ्लक्स हुआ वो कितना हो जाएगा, 2 पाई ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब इसको किससे, जो टोटल फ्लक्स है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। अब क्या लिखेंगे हम लोग, नाउ फ्रॉम 1, एक से क्या हो जाएगा, जो हमारा फ्लक्स है वो कितना है, ई इंटू कितना, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई ए डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस कितना हो गया, ए स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ से पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट, इससे क्या हो जाएगा, इससे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे लिखते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो गया E इंटू क्या लिखेंगे, यहां से लिख सकते हैं 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब 2 आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 2 आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 आर स्क्वायर इंटू क्या, एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी कि ई का वैल्यू कितना हो गया, ई का वैल्यू हो गया ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो वो क्वेश्चन हम लोग गलत ले लिए थे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमको ये भी दिया हुआ था कि इसके सेंटर पे कितना चार्ज है, इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है। हम लोग इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज लिए नहीं है। अगर सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज नहीं होगा तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको क्या रखना है, एक बार यही देते हैं, अगर हमको क्या रखना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखना है तो ए का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, ए के वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होगा। क्योंकि देखो ना, अगर मान लो यहाँ पे ए का वैल्यू कुछ भी रखेंगे 0 के अलावा तो आर पे डिपेंड करेगा। अगर ए 0 हो जाएगा तो टोटल 0, तो ये भी तो 0 हो जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 0, और 0 हो जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी चार्ज ही नहीं देंगे। क्वेश्चन ही गलत हो गया था। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे अब क्यू रख सकते हो। यहाँ पे चार्ज क्या है, चार्ज है होगा क्यू। अगर चार्ज होगा क्यू तो क्या चेंज होगा कि यहाँ पे क्यू इनक्लोज जो लिखना था ये चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो चार्ज है अब प्लस इसमें क्या हो जाएगा, प्लस इसमें एक और चार्ज क्यू आ जाएगा, और इसमें हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन नॉट से, बस यही चेंज होगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। देखो ये एक बार तो ये सॉल्व कर दिए कि जो हम लोग लिखे थे, जो हम लोगों का क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग जो ए का वैल्यू होगा वो क्या होगा 0। लेकिन जो हम लोग अगर एग्जैक्ट आईआईटी का क्वेश्चन देखें तो उसमें इसके सेंटर पे भी क्या दिया हुआ था, इसके सेंटर पे भी प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ था। ठीक है, अगर तुम खुद एज्यूम करो, अगर मान लो इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज नहीं होगा तो इसके अंदर, सेल के अंदर या सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कहाँ होता है, यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो इसके लिए चार्ज ही 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया था हम लोगों से। तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे प्लस क्यू। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे इसके आगे। चलो इसके आगे फिर से सॉल्व कर देते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम वन जो टोटल फ्लक्स है वो कितना हो गया, यहाँ से आ जाएगा ई इंटू कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो तो इसमें क्या हो जाएगा 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर प्लस क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अलग अलग कर दो, यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नया ई, वो कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई, सॉरी ये लिख देते हैं, इसको अलग छाट दो, किसी पीछे हो जाएगा नहीं। तो यहाँ से क्या हो गया, ई इज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे, माइनस कितना हो जाएगा 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, वही 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ से जो है आर स्क्वायर कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट और इसे 2 से 2, तो ई इज इक्वल टू कितना हो गया, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये बाकी टर्म क्या है, वेरिएबल है, ये कितना है 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट टर्म क्या है, सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म है ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कैसे रहेगा, इस टोटल टर्म जो आर पे डिपेंड होने वाला टर्म है इसको क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ से ये लिख सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा
इसको जीरो होना पड़ेगा, यानी कितना क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस 2 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट को जीरो होना पड़ेगा। अब उसको उधर भेज दो, तो यहाँ से कितना हो गया क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, यानी नीचे वाला टोटल टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से हमारा ए का वैल्यू कितना बचेगा, क्यू डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई इंटू ए स्क्वायर। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। शायद हम ऑप्शन में किसी ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिए थे, क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। क्लियर है बात। जो अभी हम लोग पढ़े नॉन यूनिफॉर्म वाला केस, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन की हम लोग कि नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, अगर उसके लिए हमको क्या निकालना है, वहाँ पे उसको उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछ दिया तो उसके एप्लीकेशन पे हम लोग यहाँ से क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। एज इट इज प्रोसेस रहा जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। चलो लिखो जल्दी, अगला क्वेश्चन करवाते हैं, जल्दी से लिखो। डन डन, चलो बुआ। बोला हुआ है कि हमको कि हमारे पास 3 स्फीयर है, ठीक है। एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना दिया है r/2 और इस पे चार्ज कितना है +q, ठीक है। सॉलिड स्फीयर है। एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना दिया है r और इस पे चार्ज कितना दिया है, इस पे भी चार्ज दिया है +q। एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना दिया है, जिसका रेडियस दिया है 2r, इस पे चार्ज कितना है 2q, इस पे चार्ज कितना दिया है +4q। तो हमसे क्या पूछा है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P separated a small r, चाहे capital R distance from the center of spheres having electric field E1, E2 and E3 due to first, second and third sphere, first, second and third sphere, then which of the following is correct? Which of the following is correct? अगर हमसे क्या दिया है कि अगर हमारे पास क्या है, 3 यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, एक का रेडियस है r/2 जिस पे चार्ज है +q, एक का रेडियस है r जिस पे चार्ज कितना है 2q, और एक का रेडियस है कितना 2r और उस पे चार्ज कितना दिया है +4q। अब क्या बोला है कि तीनों से कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लेते हैं, इसके लिए भी यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लेते हैं, इसके लिए भी यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P, और इसके लिए भी इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P। तीनों पॉइंट पे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है,
इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E3 है। तो बोला है कि हमको कॉम्बिनेशन दिया है 4 गो और बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला जो कॉम्बिनेशन है, पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन कितना E3। जो सेकेंड कॉम्बिनेशन है उसमें क्या दिया है E2 इज ग्रेटर देन E1 इज ग्रेटर देन कितना E3। जो थर्ड वाला कॉम्बिनेशन है उसमें क्या दिया है E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन कितना E1। और फोर्थ ऑप्शन क्या है नन ऑफ दिस। चलो ऐसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमको क्या बताना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन बताना है। तो ये इजी क्वेश्चन है, शायद 2014 एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, IIT 2014 एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। तीनों जगह पे तीनों अलग अलग चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फॉर्मूला आपको पता है, तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देख लो कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कहाँ पे उससे कम है और कहाँ पे क्या है सबसे कम है। जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, डन। डन, चलिए भैया, चलिए हम लोग बनाते हैं, रब कर दें, चलो रब करते हैं। चलो तीनों के लिए हम लोग पहले फील्ड लिखते हैं, एक एक करके फील्ड लिखते हैं, फिर तीनों में रिलेशन देख लेते हैं कि क्या रिलेशन है। चलो स्टार्ट करते हैं, चलिए हमारे यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब पहले इसके लिए E1, ये क्या है, ये जो पॉइंट है आउटसाइड द स्फीयर है। आउटसाइड स्फीयर कैसा भी हो, सॉलिड स्फीयर हो हॉलो स्फीयर हो, आउटसाइड के पॉइंट के लिए जो हमारा स्फीयर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जितना पॉइंट चार्ज के लिए होता है, तो कितना हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई कितना, KQ डिवाइडेड बाई R²। तो पहला हमारा जो है E1 का वैल्यू कितना हो गया, KQ डिवाइडेड बाई R², कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपको इसके लिए है, दूसरा क्या है हमारे पास, जो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे निकालना है E वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इसको चल मान लेते हैं E2। तो E2 कितना होगा, हम जानते हैं कि सरफेस पे कितना होता है KQ बाई R, वहां पे पॉइंट चार्ज की तरह, तो चार्ज कितना है 2Q डिवाइडेड बाई कितना हो गया R², यानी E2 का वैल्यू कितना हो गया 2KQ डिवाइडेड बाई क्या R²। ये E2 निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, अब यहाँ से E3 निकालेंगे। अब देखो बुआ, यहाँ पे जो E3 है वो क्या है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। अब अगर सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो चार्ज के फॉर्म में भी फॉर्मूला ड्राइव किए थे हम लोग और नॉर्मल चार्ज डेंसिटी के भी फॉर्म में। अब चार्ज के फॉर्म वाला तो फॉर्मूला याद नहीं है तो हम लोग चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ρr डिवाइडेड बाई कितना 3ε0, यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा। r क्या हो जाएगा, रेडियस जहाँ पे निकालना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और रो क्या है चार्ज डेंसिटी। तो चलो चार्ज डेंसिटी निकाल दो, तो चार्ज डेंसिटी E3 हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज इस पे कितना दिया है 4Q, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई कितना RQ, R कितना है 2R, इसका रेडियस कितना है 2R का क्यूब, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस R, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 इंटू क्या ε0। अब देखो ध्यान से, यहाँ से 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट, अरे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आएगा ना, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या बचा, अब यहाँ से देखो E3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 को भी कैंसिल कर दो, यहाँ से क्या हो जाएगा QR डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा पाई इंटू 8, ये क्या हो गया RQ इंटू क्या हो जाएगा ε0। ये RQ से ये कितना हो गया R²। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1/4 पाई ε0, तो E3 कितना हो जाएगा, ये देखो 1/4 पाई ε0 को बाहर निकाल दो, यहाँ पे कितना बचेगा Q डिवाइडेड बाई 2R²। अब ये K हो गया, तो यहाँ से E3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, E3 कितना हो गया KQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या R², ये हमारा E3 हो गया। अब ये देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज कि E1, E2 और E3 में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है E2, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा E2। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा E1, तो उसके बाद क्या बचेगा E1, और सबसे कम क्या है E3, तो सबसे कम क्या हो जाएगा E3। तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन का।
क्लियर है बात? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन हम देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, होमवर्क ही रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, क्वेश्चन देते हैं और एक आईआईटी का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व करो और थोड़ा बना के देखो कि कैसे बनता है, ठीक है, आंसर क्या आता है। मिटा दे। देखो हमको दिया क्या है, वो भी आईआईटी क्वेश्चन है, मिटा दे, मिटा दे, चलो बराबर कर दिए। चलिए, हमसे दिया हुआ क्या, दिया हुआ है कि इफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्वेश्चन है कि इफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर of radius r is रो इज इक्वल टू कितना है, a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस 2r डिवाइडेड बाई ए। क्लियर है, दिख रहा है, रो इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, और ई के पावर, ये ई कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई टू द पावर कितना है, -2r डिवाइडेड बाई क्या, ए। ठीक है, दिया हुआ है वेयर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, इफ नेट चार्ज, इफ नेट चार्ज, चाहे इफ चार्ज ऑन, नेट चार्ज या चार्ज कुछ भी लिख सकते हो, तो क्या लिखो, इफ चार्ज ऑन स्फीयर, इफ चार्ज ऑन स्फीयर इज q, then find the value of r। तो हमको क्या बताना है, हमको r का वैल्यू बताना है। इसका ऑप्शन हमको याद नहीं है, तो ये चलो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, आप लोगों से बनेगा भी, बन जाना भी चाहिए। क्लियर है बात? क्लियर है? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हमारे पास याद है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ाए थे कि हाँ कैसे हमारे पास जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें हम लोग निकाले थे कि हाँ स्फीयर के केस में हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। क्लियर है? तो उस टाइप का क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि अगर एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी सरफेस चार्ज, सॉरी जिसपे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ए बाई आर स्क्वायर यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए बाई आर स्क्वायर ई के पावर -2r बाई ए, जहाँ पे ए कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या है, कांस्टेंट है। तो हमसे क्या पूछा है कि जो स्फीयर है जिसका रेडियस r है उस पर चार्ज कितना दिया है q, तो हमसे क्या पूछा है, इस r का जो r हमारा होगा, इस r का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, किस टर्म में, q और a के टर्म में। ठीक है, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट करके हमको भेजिए। देखो बुआ, तुम लोग क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, गॉस लॉ तक पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा। एक दिन का और टाइम है, एक और लेक्चर हम लोग का आएगा इस पे, जो क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, जो कुछ क्वेश्चन है और आईआईटी और एक दो क्वेश्चन जो एससीबी का जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन शायद नहीं बनेगा, वैसा क्वेश्चन अभी नहीं बताए हैं, तो उस पर क्वेश्चन होगा। पहले जल्दी से जल्दी एससीबी कंप्लीट करो, उसके बाद असाइनमेंट कंप्लीट करो, उसके बाद एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करो। ठीक है, इतना क्वेश्चन है, जितने जल्दी हो सके कंप्लीट करो, और जितना डाउट होता है उतना डाउट पूछो। ठीक है, एक दिन का टाइम है, एक दिन और टाइम है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, जो क्या होगा, कैपेसिटर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, उसका सेकंड चैप्टर जो क्या होगा, कैपेसिटर। ये चैप्टर बहुत लंबा था, इसीलिए पैनिक मत होइए कि हाँ सब चैप्टर इतना लंबा होगा। अप्रोक्स हम लोग को बहुत दिन हो गया इस चैप्टर को पढ़ते हुए। इसका शायद ये 20वां लेक्चर है, 20 लेक्चर का हम लोग वीडियो पढ़े, एक दो लेक्चर और आएगा इस पर, बाकी हम लोग 10-15 लेक्चर का क्लास भी पढ़े। ठीक है, क्लास में भी 10-15 लेक्चर पढ़े हम लोग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया,
40-45 लेक्चर का हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लॉकडाउन का पालन कीजिए, फिर मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।